हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 की, और बेटा ऑक्सिलरीज टू ट्रेड लास्ट लेक्चर में मैं फिनिश करके गया था। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसी को फिनिश कर पाएंगे आज हम। बेटा टॉपिक का नाम है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। जिसको नोट्स नहीं मिले बेटा अभी नोट्स देता हूँ थोड़ी देर में आपको। आप एक बार बेटा पड़ोसी से शेयर कर लो, और करना कुछ नहीं है बेटा, सिर्फ हेडिंग का नाम ही देखना है। ऑल्दो सारी बात तो बेटा मैं यहाँ पर समझाने वाला हूँ। बेटा सब सामने देखना, पहले टॉपिक में क्लैरिटी ले आऊँ आपको। टॉपिक का नाम है बेटा मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बेटा क्या बिजनेस एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव के लिए भी बनता है? बेटा बहुत सारे बिजनेस एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बने होते। वो सोचते हैं कि ठीक है, प्रॉफिट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस। प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का बेटा पहला ऑब्जेक्टिव है। आपको याद भी होगा बेटा, हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी है बिजनेस की, और उसमें बेटा 6th कैरेक्टरिस्टिक क्या कहती थी बेटा? अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है ना? प्रॉफिट पहला और सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेस का। प्रॉफिट के बिना बेटा ना तो सर्वाइवल और ना ही ग्रोथ। भाई लो बेटा बाबू, प्रॉफिट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस, नो डाउट। पहला ऑब्जेक्टिव और सबसे जरूरी ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का पैसा कमाना है, प्रॉफिट अर्न करना है बेटा। क्योंकि ना तो सर्वाइवल ना ही ग्रोथ हो सकती बिना पैसे के। पैसा होगा, प्रॉफिट होगा तो ही सर्वाइव कर पाएगा आपका बिजनेस, और तो ही बेटा ग्रोथ कर पाएगा, एक्सपेंशन कर पाएगा। प्रॉफिट तो पहला ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट के अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं बेटा, तभी इस टॉपिक का नाम बना मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव के लिए बना है, प्रॉफिट के साथ साथ कुछ और चीजों के लिए भी बना है बेटा। आपको बता देता हूं, नोट्स में 5th नंबर पर हेडिंग लिखी गई है अर्निंग प्रॉफिट। बेटा ये तो चलो सिंपल बात होगी, मुझे बाकी सब पे एनालिसिस करना है और सुनना बेटा बहुत आराम से, क्योंकि ये कोर है मेरी, ये मेरी असली स्ट्रेंथ है। यहां पर मजा बहुत आएगा आपको। बाबू लो, सब सामने देख रहे हैं। सबसे पहला नोट्स में हेडिंग लिखी गई है बेटा मार्केट स्टैंडिंग। लो प्यारे बच्चों बहुत आराम से समझना, मार्केट स्टैंडिंग। बेटा मार्केट स्टैंडिंग से सिंपली मतलब होता है बेटा मार्केट कैप्चरिंग, कि आपके पास नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, आपका मार्केट बेस क्या है। लो समझाने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं बेटा। बस बाबू किसी टाइम पर ना ऐसे करके ना सिम कार्ड में हमारे देश में मार्केट शेयर था। 25% बेटा कस्टमर हुआ करते थे एयरटेल के पास। बेटा लगभग 25% कस्टमर हुआ करते थे आइडिया के पास। लगभग 25% कस्टमर कब्जाए हुए थे बेटा वोडाफोन ने, और बेटा बाकी सारी कंपनियां मिला लो तो बेटा वो भी लगभग 25% में थी। बाबू इसका मतलब समझते हो आप बेटा? ये एयरटेल की मार्केट कैप्चरिंग है, ये आइडिया की मार्केट कैप्चरिंग या मार्केट स्टैंडिंग है। मतलब बेटा अगर 100 लोग सिम लेने निकलते थे ना सिम कार्ड, तो 25 लोग एयरटेल की सिम लेकर आते थे, 25 लोग बेटा आइडिया की सिम लेकर आते थे, 25 लोग वोडाफोन की सिम लेकर आते थे, और बाकी 25% में सारी इंडस्ट्री थी बेटा। या समझाने के लिए एक बात करता हूं बेटा, 2008 की मार्केट स्टैंडिंग दिखाता हूं, अप्रॉक्स 2008। बेटा आपको तो अंदाजा भी नहीं होगा, या तो मैं बात कर रहा हूं 2004 की बात करता हूं बेटा। नोकिया इज हैविंग अ मार्केट शेयर ऑफ 75%, और बेटा बाकी 25% बेटा रिलायंस एंड टाटा इंडिकॉम। आपको तो शायद नाम भी ना सुना हो आपने शायद टाटा इंडिकॉम का। बेटा ये हमारा जमाना होता था, ठीक है ना? इसमें क्या होता था बेटा, 75% नोकिया का मार्केट शेयर था। मार्केट शेयर, मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट कैप्चरिंग, नंबर ऑफ कस्टमर बेस, योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर, ये सब एक ही बात है। मार्केट स्टैंडिंग का बेटा सिंपली मतलब होता है योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। आपकी पोजीशन आपके कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में क्या है बेटा? बाबू नोकिया की पोजीशन देख लो, 100 लोग फोन लेने निकलते थे बेटा, 75 लोग नोकिया का फोन लेकर आते थे, और बेटा बाकी बचे हुए
12-13 फोन ले आते थे बेटा रिलायंस का और 12-13 फोन ले आते थे बेटा टाटा इंडिकॉम का। कहीं ना कहीं 2 साल में क्या हुआ, 2006 में क्या हुआ बेटा, नोकिया का शेयर बढ़कर 85% हो गया। नोकिया का शेयर 85% हो गया और 15% में रिलायंस, टाटा इंडिकॉम और सैमसंग भी लॉन्च हो गया। सैमसंग ने फोन लॉन्च किया था सबसे पहले, सैमसंग गुरु म्यूजिक, बल्कि ठीक है ना। 85% नोकिया का मार्केट शेयर, यानी कि बेटा 100 लोग फोन लेने निकल जाएं तो बेटा 85% पीपल 85 फोन नोकिया के बिकते थे। और बेटा 15 में 3 लोग शामिल, रिलायंस, टाटा इंडिकॉम और सैमसंग। आपको क्या लगता है, सैमसंग जब कंपनी लॉन्च हुई तो सैमसंग ने क्या सपना लिया कि बस मैं प्रॉफिट कमाऊंगा? नहीं बेटा, मैंने अभी एक बात बोली, जब बेटा कोई भी बिजनेस सेटअप होता है तो एक ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बनता, बिजनेस सेट करता है अपने लिए मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। सैमसंग ने कसम खाई, प्रॉफिट तो देखो कमाना ही कमाना है, प्रॉफिट तो मेरा फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, प्रॉफिट के बिना तो बिजनेस मेरा चल ही नहीं सकता, प्रॉफिट तो अर्न करूंगा ही करूंगा, मुझे मार्केट कैप्चरिंग बढ़ानी है अपनी, मुझे मेरी मार्केट स्टैंडिंग बढ़ानी है, मुझे मेरा मार्केट शेयर बढ़ाना है, मुझे नंबर ऑफ कस्टमर बेस बनाना है। ठीक है ना बाबू, मार्केट स्टैंडिंग मतलब योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। 5 ही लोग फोन लेते थे सैमसंग का 100 में से और 85 लोग नोकिया का। सैमसंग ने कहा नहीं, मुझे मार्केट शेयर बढ़ावा चाहिए। सर आज क्या हालात है, आज क्या हालात होंगे आपके हिसाब से? सर सैमसंग का मार्केट शेयर अप्रोक्स 30%, ठीक है ना बेटा। 20% के अप्रोक्स आप बोल सकते हो एप्पल का मार्केट शेयर है, बाकी 50% में सारी चाइनीज कंपनी है। ओप्पो की बात कर लो, वीवो की बात कर लो, रियलमी की बात कर लो, जहां जो कुछ बचा है। वेयर इज नोकिया? नोकिया इज नोवेयर। सर ये होता है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बने, प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है। बहुत सारी कंपनियां अपने लिए ऑब्जेक्टिव लेती हैं कि हमें अपनी मार्केट स्टैंडिंग इंप्रूव करनी है। क्या सैमसंग ने अपनी मार्केट स्टैंडिंग को इंप्रूव किया क्या नहीं किया? आज की तारीख में 100 लोग फोन लेने निकलते हैं बेटा, 30 लोग सैमसंग का फोन लेके आते हैं। पहले कहां आप 5% पे थे, आज 30% पे हो। समझ आई? मार्केट स्टैंडिंग कह लो, मार्केट कैप्चरिंग कह लो, कस्टमर बेस कह लो, सबसे टेक्निकल बात जो हम बोलते हैं योर पोजीशन इन कंपैरिजन टू योर कॉम्पिटिटर। क्लियर बात? बढ़े आगे, मार्केट स्टैंडिंग क्लियर हुआ बेटा। सेकंड ऑब्जेक्टिव जो एक बिजनेस अपने लिए सेट कर सकता है बेटा, हेडिंग का नाम है इनोवेशन। और बेटा जिन्होंने पहले मुझसे चैप्टर नंबर 1 पढ़ा है वो नहीं बोलेंगे, और बाकी कोई भी मुझे इनोवेशन की डेफिनेशन बता सकता है। सर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक टर्म कभी ना पढ़ी हो, बहुत सुनोगे मुझसे अगर ये टर्म भी ना बताई तो। इनोवेशन क्या होता है एससीवी भाई? हाँ बिल्कुल। और कोई? सर ये नहीं पढ़ा, मैं तो मान ही नहीं सकता यार। इनोवेशन क्या होता है ऋतिक? इस कौन बोला? न्यू आइडिया। हाँ देख, बहुत बढ़िया, न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स। और हाँ नहीं है, बता। इंटरैक्टिव बनाना, क्या? अट्रैक्टिव बनाना किसी चीज को, पहले से इंप्रूव करना, पक्का, बढ़िया। और गौतम? और वेरी गुड। और बस चलो, इंडियन हो तुम, गलत बात थोड़ी करते हो तुम। देखो बेटा, मैं ना हमेशा बोलता हूँ इंडियंस कोई ऑथर थोड़ी होते हैं बेटा, सच मायने में ना फॉरेन ऑथर होते हैं बेटा। वो डेफिनेशन देते हैं, एक चीज़ को डिफाइन करते हैं बहुत बड़े से। इंडियन क्या करते हैं, 2 वर्ड वहाँ से उठाते हैं, कट कॉपी पेस्ट, नीचे अपना नाम चिपकाया कि डेफिनेशन मैंने दी। ठीक है ना बाबू? वही हाल तुम्हारे हैं, तुम कोई अलग थोड़ी हो। ठीक है ना बाबू? एक फॉरेन ऑथर ने इनोवेशन को डिफाइन करा, और मैं पूरा डिफाइन करता हूं बेटा, फिर बताता हूं इंडियन राइटर ने उसकी कैसे धजिया उड़ाई। बेटा फॉरेन ऑथर ने लिखा, न्यू आइडियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
गुड्स एंड सर्विसेज इज इनोवेशन। ठीक है ना, उसने ऐसे डिफाइन करा एक फॉरेन ऑथर ने, नया आइडिया सोचकर कुछ भी प्रोड्यूस करना, कोई भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करना, या नया आइडिया सोचकर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करना इनोवेशन होता है। ठीक है ना, ये फॉरेन ऑथर की डेफिनेशन है। इंडियन ऑथर, न्यू आइडिया उठाया, नीचे अपना नाम चिपकाया, हो गया जी इनोवेशन। सर देखो, अभी भी बोला भी मेरे को हार्दिक ने, नया आइडिया इनोवेशन होता है। ठीक है ना कहीं आप भी बोल रहे थे न्यू टेक्निक है वो। सर नया आइडिया इनोवेशन होता है। आज मेरे दिमाग में बिल्कुल नया आइडिया खिंचवा के तुम्हारे रैपट मारू, बिल्कुल नया, पहले आज तक कभी नहीं सोचा। इनोवेशन है ना ये? तुमने ही तो बोला न्यू आइडिया इनोवेशन होता है। सर डेफिनेशन पढ़ लो क्या होती है। न्यू आइडियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस, न्यू आइडियाज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज इनोवेशन। न्यू आइडिया इज नॉट इनोवेशन। समझ लो बेटा, फॉरेन ऑथर क्या करते हैं और इंडियन ऑथर उसकी क्या टांग खींचते हैं बेटा। नया आइडिया सोच के गुड्स बनाना इनोवेशन है, नया आइडिया कभी इनोवेशन नहीं होता। नया आइडिया सोचकर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करना इनोवेशन है। चलो अब समझते हैं बेटा बात को। बेटा नया आइडिया सोचकर गुड्स बनाना इनोवेशन है, इसके ऊपर तो आपके पास हजारों एग्जांपल होंगे, मेरे पास हजारों एग्जांपल होंगे। मेरा वैसे एनालिसिस डिस्ट्रीब्यूशन पे ज्यादा रहता है। देखो प्रोडक्शन पे बहुत सारे एनालिसिस है। लैंडलाइन फोन हुआ करते थे, नया आइडिया सोचा गया, नया गुड्स प्रोड्यूस किया गया, बेटा मोबाइल फोन का जमाना आया। पहले बेटा इनिशियली ब्लैक एंड व्हाइट आए, फिर बेटा मोबाइल फोन आए, कलर्ड आए, देन बेटा स्मार्टफोन पर चले गए, और आज की तारीख में तो मैं कह रहा हूँ नया आइडिया सोचकर कैसे कैसे आप फोन बना रहे हो, कुछ समझ ही नहीं आ सकती। ठीक है ना, सैमसंग की एक बेटा कैटेगरी आ रही है सैमसंग जेड फोल्ड, मतलब कोई लेवल ही नहीं है भाई, फोन को पूरा तड़ोड़ मड़ोड़ रखा है बेटा। ठीक है ना, ये है सही मायने में इनोवेशन। ठीक है ना बाबू, पुराने जमाने में ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन आते थे बेटा, फिर बाबू कलर टेलीविजन आए, देन बेटा एलईडीज आए, देन एलसीडीज आए बेटा, कर्व टीवी, प्लाज्मा टीवी, क्या सब इनोवेशन है बेटा? सब इनोवेशन है। 2G के बाद 3G, 4G, 5G, क्या इनोवेशन है? इनोवेशन है। नया आइडिया सोचकर कुछ भी प्रोड्यूस करना, कोई भी गुड्स कोई भी सर्विस, इनोवेशन है, नो डाउट इनोवेशन है बेटा। नया आइडिया सोचकर कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करना इनोवेशन है। और बेटा डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल देखो बेटा। अभी मैं पुराने एग्जांपल की बात करूं तो बेटा अमेज़न, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट, जो ये सब कर रहे हैं, क्या बेटा ये नया आइडिया सोचकर गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? सर ये नया आइडिया ही तो था। इन्होंने नया आइडिया सोचकर गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करा। इनिशियली बेटा दे आर नॉट द प्रोड्यूसर्स। क्या ये इनोवेशन था? 100% इट इज इनोवेशन बेटा। नया आइडिया, अभी भी बता देता हूं, ये पुराने एग्जांपल हो गए। आज की तारीख में लेटेस्ट एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन के जोमैटो एंड स्विगी। सर नया आइडिया सोचकर सिर्फ गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या ये इनोवेशन होता है? 100% इनोवेशन होता है। और बेटा बाबू इसमें खाली गुड्स नहीं आती, सर्विसेज भी नए आइडिया से प्रोड्यूस करना और बेटा बेचना, क्या ये भी इनोवेशन होता है? 100%। आप बोल सकते हो बेटा गूगल पे, फोन पे, इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इनोवेशन, क्योंकि बेटा सर्विसेज हैं, ये फाइनेंशियल सर्विसेज है। समझ आई आपको बात? ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव खाली प्रॉफिट कमाना होता है? सर सैमसंग जब आया होगा बेटा तो ये ऑब्जेक्टिव लेकर आया होगा, सिर्फ प्रॉफिट अर्न करूंगा? नहीं बेटा, जब वो आया होगा तो ऑब्जेक्टिव लेकर आया होगा, मुझे पैसा कमाना है, पक्का कमाना है, मुझे साथ ही साथ इनोवेशन भी करते रहना है, मुझे इंडियन मार्केट में हर साल कम से कम 100 प्रोडक्ट नए देने हैं बेटा। और बेटा दे रहा है, इनोवेशन कर रहा है और कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रहा है। तो बेटा बिजनेस का खाली ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, बिजनेस साथ ही साथ मल्टीपल ऑब्जेक्टिव लेके चलता है। कुछ बिजनेस हो सकते हैं प्रॉफिट प्लस मार्केट स्टैंडिंग, कुछ सोच सकते हैं प्रॉफिट प्लस इनोवेशन, कुछ सोच सकते हैं प्रॉफिट प्लस मार्केट स्टैंडिंग प्लस इनोवेशन। मुझे सब कुछ चाहिए बेटा, मुझे पैसा भी कमाना है, मुझे मार्केट स्टैंडिंग, मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, और मुझे बेटा इंडिया को या दुनिया को हर हफ्ते हर महीने एक नया प्रोडक्ट देना है बेटा, जो उन्होंने पहले कभी इस्तेमाल ना किया। समझ आया बेटा इनोवेशन से मतलब क्या? शायद पूरी क्लैरिटी होगी। रीड करने का टाइम दूंगा, अभी टेंशन मत लेना, एक हेडिंग और करते हैं फिर रीड करेंगे। बेटा थर्ड हेडिंग का नाम क्या लिखा गया है? प्रोडक्टिविटी। कमाल की बात है बेटा, बहुत आराम से समझना, मजा आ जाएगा आपको। बेटा
प्रोडक्टिविटी क्या चीज होती है पहले ये समझो। मेरी तरफ देखना बेटा, एक अनट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बेटा एक एम्प्लॉय अनट्रेंड है, अभी ट्रेंड नहीं है वो पर्सोनल। बेटा मैंने उसको इनपुट्स दिए 100, रॉ मटेरियल दिए 100, मैंने कहा ये ले फिनिश गुड्स बनाकर दिखाइयो। अनट्रेंड पर्सोनल है, वेस्टेज ज्यादा करेगा। बेटा उसने वेस्टेज कुछ ज्यादा ही कर दी, उसने बेटा 20 रॉ मटेरियल खराब कर दिए, लेकिन 80 यूनिट उसने ठीक बना दिए। बेटा 100 यूनिट ऑफ इनपुट से आउटपुट बना 80 यूनिट का। प्रोडक्टिविटी क्या होती है बेटा? रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट्स, यानी कि बेटा कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हो इनपुट्स के कंपैरिजन में। बेटा इस फर्म की, इस एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी है 80%। 80% समझ रहे हो? अगर इसको 100 यूनिट ऑफ इनपुट दिया जाएगा तो ये आउटपुट 80 बना सकता है, बाकी वेस्ट कर देता है। इसकी प्रोडक्टिविटी बेटा 80% है। नॉर्मली बेटा 100% इज अ मिथ। सर मैं मानता हूं ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वेस्टेज नहीं करती, और बेटा 100% सिर्फ मिथ है, मिथ, सच्चाई नहीं हो सकती। सर हर चीज में कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है। मैं बोलता हूं आप अपने घर पे फर्नीचर बनवाते हो, आज आपने प्लाईवुड लाकर दिए बेटा कारपेंटर को, सर 100 के 100% लकड़ी लग जाएगी, कोई वेस्टेज नहीं होगा। सर आज आपने टेलर को बेटा शर्ट पैंट के लिए कपड़ा ला के दिया, कोई वेस्ट नहीं होगा, 100% यूज हो जाएगा। सर मानो, बताओ मेरे को, ऐसी दुनिया में कोई चीज है जहां पर कोई वेस्टेज ही नहीं होती बेटा? 100% सिर्फ मिथ होता है बेटा, हर जगह कुछ ना कुछ वेस्टेज होती है। ठीक है, ये तो मैंने क्या एम्प्लॉय का एग्जांपल लिया। मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की प्रोडक्टिविटी 90% है, ठीक है। मान लो बेटा रिलायंस की प्रोडक्टिविटी 90% है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। 90/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट मीन्स 90%। बेटा रिलायंस की प्रोडक्टिविटी 90% है, यानी कि रिलायंस में जितने इनपुट आते हैं उसका 90% ही फिनिश गुड्स बनते हैं, 10% चीजें वेस्ट हो जाती है। ठीक है, रिलायंस ने इस बार अपने लिए ऑब्जेक्टिव सेट किया, प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, प्रॉफिट तो भाई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है। उसने लिया अपने लिए ऑब्जेक्टिव कि मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है, 95% तक लेकर आना है, क्योंकि 100% मिथ है, आप भी जानते हो मैं भी जानता हूं। उसने कहा देखो थोड़ी तो वेस्टेज होती है, लेकिन मैंने कोई वेस्टेज को ना 5% ही रखना है, बस मुझे चाहिए मेरे आउटपुट 95 प्रोड्यूस हो, 100 अगर मैं इनपुट दूं तो रिलायंस ने एम लिया कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है 5% से। सर आप तो जानते नहीं होंगे, लेकिन मैं आपको अगर सोचने को कहूं ना, अगर ये 90 से 91 भी हो गया ना रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, आपको पता है कितनी यूनिट प्रोड्यूस होती होंगे रिलायंस में? कई लाख करोड़। सर सोच सकते हो रिलायंस का प्रॉफिट पता है एक साल का कितना होता है? 2 लाख करोड़। अगर 1% बढ़ जाए प्रोडक्टिविटी, 1% प्रॉफिट बढ़ जाए, बस 1%, वो 2000 करोड़ रुपए होगा। 1% बढ़ना 2000 करोड़ रुपए का बढ़ना है। सर आपको लगता नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन एम लेती होगी कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी बस 1% इंप्रूव करनी है? सर 1% बढ़ना कई हजार करोड़ का बढ़ना है बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन जनरली अपने लिए ऐसे ऑब्जेक्टिव सेट करती है कि मुझे अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, मुझे अपनी वेस्टेजेस को जीरो करना है, मुझे अपनी वेस्टेजेस को कम करना है। प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना है या वेस्टेज को कम करना है, एक ही बात है, समझ में आ रहा होगा आपको। क्लियर हुई बात? ठीक है, मैंने अभी तक क्या बोला है मैं रिवाइज कर रहा हूं, फिर मैं रीड करने का टाइम देता हूं, फिर मैं 2 हेडिंग पे चर्चा और करूंगा। बाबू टॉपिक का नाम था मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। बेटा मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस के मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेटा नो डाउट प्रॉफिट किसी भी बिजनेस का, किसी भी बिजनेस को सेट करने का पहला ऑब्जेक्टिव होता है। आपने जब बिजनेस सेट किया तो आपने सबसे पहले दिन क्या सोचा? प्रॉफिट सोचा। फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी बिजनेस इज प्रॉफिट। नो डाउट पहला ऑब्जेक्टिव ही हमारा प्रॉफिट है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव होता है, यह स्टेटमेंट गलत है।
सिर्फ बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, प्रॉफिट के साथ साथ कई और चीजें भी कमाना होता है बेटा। जैसे कि बेटा हमने पहली हेडिंग में बात करी मार्केट स्टैंडिंग की। बेटा बिजनेस कई बार सोचता है मुझे प्रॉफिट तो चाहिए ही चाहिए, मैं चाहता हूं मेरी मार्केट स्टैंडिंग इंप्रूव करे, मेरी मार्केट कैप्चरिंग इंप्रूव करे। बेटा आज से 5 साल पहले ऑनलाइन ट्यूशन नाम होता था? सर बताओ, होता होगा क्या नाम? बेटा फेस टू फेस कोचिंग का शेयर होता था 100%, और आज बायजूस, वेदांतु, अनअकैडमी, यूडेमी is having a market share of almost 10 to 15%। अगर 15% इनका मार्केट शेयर है तो यानी कि बेटा फेस टू फेस का मार्केट शेयर रिड्यूसेस टू 85%। और आने वाले सालों में मुझे ऐसा लगता है बेटा, मैं इमेजिन कर पा रहा हूं किसी टाइम पर फेस टू फेस क्लासेस ही नहीं होंगी। हो सकता है 5 साल बाद, हो सकता है 10 साल बाद। हमारा शहर तो चीज़ों को थोड़ी लेट अडॉप्ट करता है, लेकिन बड़े शहरों में बेटा फिजिकल क्लासेस ही नहीं बचेंगे। सर उनका एम सोचो, उनका एम खाली प्रॉफिट कमाना है क्या? नहीं, वो कसम खा के बैठे हैं कि हमें प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, हमें अपनी मार्केट स्टैंडिंग और इंप्रूव करनी है। मार्केट स्टैंडिंग मतलब बिजनेस पोजीशन इन कंपैरिजन टू देयर कॉम्पिटिटर। बायजूस की पोजीशन इन कंपैरिजन टू अनअकैडमी, इन कंपैरिजन टू यूडेमी बेटा क्या है? आपकी 5% है, उनकी 3% है। आप चाहते हो आपकी पोजीशन और बढ़े। समझ आया ना? मार्केट स्टैंडिंग का मतलब क्या होता है बेटा? मुझे कस्टमर बेस मजबूत करना है। 100 लोग प्रोडक्ट लेने निकले तो मेरा 50% लोग प्रोडक्ट लें, 20% लोग प्रोडक्ट लें, ऐसे आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हो। ठीक है ना? मैं भी सोचता हूँ मेरी मार्केट स्टैंडिंग बढ़े। सर हर कोई सोचता होगा प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, मुझे मार्केट स्टैंडिंग और इंप्रूव करनी है। सहारनपुर सिटी में कम से कम 10% स्टूडेंट तो मेरे पास आए। अगर आज 6-7 होगा तो मैं भी सोचता हूँ यार 10% तो आए। Your position in comparison to your competitor is known as market standing। क्लियर बात बेटा? चलो ये भी सोच लिया, प्रॉफिट भी सोच लिया, मार्केट स्टैंडिंग भी सोच लिया। इनोवेशन बेटा, बिजनेस सोचता है कि मुझे कुछ नया भी देना है सोसाइटी को। इनोवेशन मींस न्यू आइडियाज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा गुड्स प्रोड्यूस करने के आपके पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मेरे पास भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। डिस्ट्रीब्यूशन पे बात मैंने की बेटा। Amazon बिल्कुल नया आइडिया था गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील बिल्कुल नया आइडिया था गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ठीक है ना बेटा? और आज की तारीख में उससे भी बेस्ट एग्जांपल है बेटा जोमेटो एंड स्विगी। क्या रेस्टोरेंट बदल गए? रेस्टोरेंट तो आज भी वैसे के वैसे है बेटा। तो आपने कैसा नया आइडिया लिया बेटा? देख लो, सिर्फ नया आइडिया लेकर आप गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और इसी में करोड़ों कमा रहे हो बेटा। ठीक है ना जी? बात समझ आई बेटा? बढ़े आगे। एंड लास्ट हेडिंग जिसके ऊपर हमने बात करी बेटा, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बेटा रेशो ऑफ आउटपुट इन कंपैरिजन टू द रेशो ऑफ इनपुट। हर बिजनेस चाहता है बेटा उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करती चली जाए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। दैट सिंपली मींस बेटा वेस्टेज रिड्यूस होते होते किसी दिन जीरो हो जाए बेटा। ठीक है जी? हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ वेस्टेज जरूर है बेटा। 100% इज अ मिथ, लेकिन हर ऑर्गेनाइजेशन सपना लेती है कि किसी दिन मैं 100% पे पहुंचूं, किसी दिन मेरी वेस्टेज जीरो हो जाए बेटा। और मैं बोलता हूं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में अगर वेस्टेज जीरो हो गई ना बेटा, कई लाख करोड़ का फायदा होने लग जाएगा। बात समझ आई? एक बार रीड करेंगे बेटा, फिर आगे बढ़ेंगे। लो एक बात बताता हूं आपको, याद आ गई। एक टाइम पर ना बेटा मैंने एक आईटीसी का ऑडिट करा था। ऑडिट का नाम था D&D ऑडिट। D&D मतलब वो डू नॉट डिस्टर्ब नहीं बेटा, D&D मतलब डैमेज एंड डिस्ट्रॉय ऑडिट। आप सोच भी नहीं सकते बेटा, कुछ कंपनी के क्वालिटी नॉर्म्स इतने अप टू द मार्क हैं। सर आपको कैसी लगती है आईटीसी कंपनी? सर जब वो ऑडिट मिला ना पहली बार, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मुझे समझ में आया यार ये कंपनी कितने क्वालिटी मार्क्स फॉलो करती है, क्या अप टू द मार्क है बेटा। बाबू आईटीसी एक बिस्किट बनाती है नोन एज सनफीस्ट बिस्किट या मॉम्स मैजिक, आपने सुना होगा बेटा। जब उनकी कटिंग होती है ना तो मशीन के थ्रू कटिंग होती है
और गलती से टेम्परेचर बढ़ जाए या गिर जाए ना तो मशीन गलत कटिंग कर देती है बिस्किट की, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या करा बेटा, जैसे कटिंग कर रही थी मशीन बिस्किट की, टेम्परेचर बढ़ा या गिर गया एकदम से तो क्या होता था, बिस्किट को गलत शेप में काट देती थी। आईटीसी वो बिस्किट मार्केट में बिकने नहीं देता, उसका कुछ नहीं जाता बेटा, टूटा हुआ बिस्किट एक डालना है, इतने सारे पैकेट बिकने हैं, कस्टमर माइंड भी नहीं करेगा एक आधा बिस्किट टूटा हुआ भी निकल गया तो। लेकिन बेटा आईटीसी के क्वालिटी मार्क बहुत अप टू द मार्क है। उन्होंने बिस्किट उठाया, फेंका कि ये हमारे लिए सिर्फ डैमेज है हमारी, ये बिस्किट तो हम अपने एम्प्लॉय को भी नहीं खाने देते। तो मुझे ये ऑडिट मिला था, मुझे ऐसा सारा सामान तुलवा कर कहीं जंगलों में जाकर जलवाना था बेटा अपने सामने, और बेटा उसकी रिपोर्ट सबमिट करनी थी आईटीसी मैनेजमेंट को। तो मैंने अपने सामने जलवाया था सारा सामान। तो मुझे समझ में आया यार क्या क्वालिटी नॉर्म्स अच्छी कंपनियां फॉलो करती है। और मैं बोलता हूँ आज की तारीख में अगर आप बाहर से कोई बिस्किट का पैकेट उठाकर मॉम्स मैजिक या सनफीस्ट खाते हो और अगर आपको दिखता है ना उसके अंदर कोई बिस्किट टूटा हुआ है, फॉर श्योर या तो बेटा ये मिस हैंडलिंग हुई है ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पर, या बेटा रिटेलर से कहीं बिस्किट का पैकेट गिरा, कंपनी से एक बिस्किट टूटा हुआ नहीं चलता। ये बात मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मैंने अपने सामने देखी है चीज होते हुए। ये क्वालिटी मार्क होते हैं। तो ये कहना कि जीरो हो जाएगी डैमेज या वेस्टेज, बहुत रेयर चांस है। मशीन है भाई, वो भी गलती करती है, इंसान तो करता ही करता है, मशीन भी गलती करती है, ठीक है ना। लेकिन सोचो जिस दिन इनकी वेस्टेज जीरो होगी तो कितने लाखों के प्रॉफिट में होंगे ये, कितने लाखों से प्रॉफिट बढ़ जाएंगे बेटा, समझ आई बात। चलो खैर आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस। बेटा फिजिकल रिसोर्सेस, फाइनेंशियल रिसोर्सेस मतलब मेरी तरफ देखना बेटा, मैंने हमेशा बोला है एक ऑर्गेनाइजेशन के पास 3 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं बेटा। सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करता हूं। ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब मेरे एम्प्लॉइज, ठीक है, जिसकी चर्चा यहां नहीं हो रही बेटा। फिजिकल रिसोर्सेस मतलब मेरी फिजिकल एसेट्स, वो एसेट्स जिनको मैं टच कर सकता हूं। दैट सिंपली मीन्स लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स। एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस कैश इन हैंड और बैंक बैलेंस। बेटा कई बार बिजनेस एम लेता है मुझे प्रॉफिट तो कमाना ही कमाना है, मैं चाहता हूं मेरे फिजिकल रिसोर्सेस बहुत ज्यादा हो, मैं चाहता हूं मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो, मेरा बैंक बैलेंस बहुत तगड़ा हो, मेरे पास कैश इन हैंड बहुत तगड़ा हो। सर फिजिकल रिसोर्सेज पे एक एग्जांपल दे देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग का। रिलायंस बेटा पूरी दुनिया की 2nd लार्जेस्ट फैक्ट्री है, फॉक्सवैगन इज नंबर 1। सर आपको नहीं लगता कभी तो ऑब्जेक्टिव सोचा होगा कि पैसा तो कमाना है, मुझे बहुत फिजिकल रिसोर्सेज चाहिए। सर अगर पैदल घूमने चल दो ना तो महीनों में नहीं घूम पाओगे फैक्ट्री, महीनों चाहिए। और बेटा बात करूं आपको एक और बात बता देता हूं रिलायंस के एंगल से, अगर बेटा कभी मौका मिले पुणे टू मुंबई जाने का, वो भी थ्रू लैंड रूट, ठीक है ना, मतलब एयर रूट से नहीं, लैंड रूट से, तो चाहे नज़र उधर घुमा लेना चाहे इधर घुमा लेना, एक ही बोर्ड मिलेगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इतनी जमीन है। सर हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हम बहुत टाइम चाहते होते हैं कि हमारे फिजिकल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हों, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बहुत तगड़े हों। सर आपको क्या लगता है बैंक अकाउंट में बैलेंस क्या रहता होगा रिलायंस के? सर आप सोच सकते हो कितने हजारों करोड़ रहता होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर, कितने हजारों करोड़। तो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं है, हम चाहते हैं हमारे पास बहुत अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेस हो, बहुत बढ़िया बेटा फिजिकल रिसोर्सेस हो, लैंड एंड बिल्डिंग बहुत हो, बहुत करोड़ों की मशीनरी हो, ऐसा सब हम चाहते होते हैं। क्लियर बात? बढ़े आगे। एंड लास्ट हेडिंग इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, मेरी तरफ देखना बेटा। जब हम अपना प्रॉफिट मोटिव साइड रख देते हैं और सोसाइटी के भले के लिए कुछ भी सोचते हैं बेटा, हर वो चीज़ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कई बच्चे आप में से चैप्टर नंबर 6 पूरा पढ़कर आए हैं मुझसे, तो क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी आपको। बेटा हम जब भी अपने प्रॉफिट मोटिव को साइड रखकर सोसाइटी के लिए कुछ भी सोचने लगते हैं बेटा,
हर वो चीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो बेटा से नो टू प्लास्टिक बैग हो, चाहे बेटा प्लांटेशन ऑफ ट्री हो, चाहे बेटा पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट को इंस्टॉल कराना हो, चाहे बेटा पेपर बैग की बात कर लो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना हो, चाहे नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर लो, ऐसी बहुत सारी चीजें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। जब भी आप प्रॉफिट साइड रख देते हो और सोसाइटी के भले के लिए कुछ सोचने लगते हो, हर वो चीज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या बेटा बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए भी बने हैं? बेटा देखो, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेटा आज की तारीख में आपको करना पड़ता है और आपके लिए जबरदस्ती है। बेटा कंपनी पे कानून लगता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बेटा थोड़ी देर के लिए रटना पड़ेगा, कुछ 2-4 दिनों के लिए। जिन्होंने पढ़ा उनको बड़ी क्लैरिटी है। बेटा कंपनी के ऊपर कानून लगता है नोन एज कंपनीज एक्ट 2013, और बेटा इसमें एक क्लॉज है जो बोलता है CSR @2%। सर याद आई होगी बात, मैं बोल देता हूं बेटा। CSR @2% का क्या मतलब होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी @2%। यानी कि हर कॉर्पोरेट, हर कंपनी आपको क्या करना है? अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना है, चाहे कहीं खर्च हो, और उसका सरकार को प्रूफ देना है। यानी कि बेटा एक कंपनी अगर 1000 करोड़ कमाती है तो बेटा 20 करोड़ सोसाइटी के लिए खर्च करो। 100 करोड़ कमाते हो तो 2 करोड़ अपने प्रॉफिट का 2% हिस्सा सोसाइटी के लिए आपको खर्च करना ही करना है बेटा। तो बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं बेटा जो अपनी मर्जी से ही सोसाइटी का भला सोच रहे हैं, और बेटा कुछ नहीं भी सोच रहे तो बेटा जबरदस्ती लॉ ऐसे बन गए हैं बेटा कि आपको सोचना पड़ता है सोसाइटी का भला। ठीक है ना? और बेटा कंपनीज के प्रॉफिट, अगर मैं इंडिया की सारी कंपनीज के प्रॉफिट का टोटल कर दूं तो कई लाख करोड़ होगा। यानी कि बेटा 2% कई 1000 करोड़ होगा। कई 1000 करोड़ आपको हर साल सोसाइटी के भले के लिए खर्च करना है। चाहे बेटा कोई रोड बनवाना हो, चाहे बेटा स्कूल बनवाना हो, चाहे बेटा पब्लिक टॉयलेट्स बनवाना हो, चाहे बेटा मोबाइल ATM बनवाना हो, कुछ करो बेटा, कुछ भी करो, लेकिन सोसाइटी के भले के लिए पैसा खर्चो। क्लियर बात? समझ आई बात? खत्म हो गया बेटा ये टॉपिक, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। ठीक है, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, बिजनेस रिस्क। थोड़ी सी चर्चा इसके ऊपर करके जाएंगे, फिर छुट्टी करेंगे बेटा। ठीक है, चलो बाबू, चैप्टर कुछ 1.5 दिन का बचा है, फिर बेटा हम केस स्टडी करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बहुत जल्दी से। ठीक है, रिवीजन बैच में मुझे और 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जितना करा चुका हूँ 1 से 7 चैप्टर तक सब फिनिश करना है। ठीक है जी, फिर आप छुट्टी करना, फिर बेटा हाफ ईयरली के बाद मिलेंगे। सारे MCQs हम साथ साथ करके चलेंगे बेटा। जिस दिन चैप्टर खत्म होगा एक MCQ बेस्ड टेस्ट लेंगे बेटा, 100-150 MCQ करेंगे। ठीक है जी, चलो लो बेटा, मैंने बिजनेस रिस्क की डेफिनेशन लिखी है। ऑल्दो बेटा रट्टा मार रहा हूं, मुझे पता है आप PhD क्वालिफाइड हो, लेकिन मेरा डेफिनेशन पे हमेशा ही एनालिसिस होता है। बेटा मैंने डेफिनेशन लिखी है, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ inadequate profit or even losses due to uncertainty and unexpected event। बेटा इसमें 4 वर्ड बड़े काम के हैं, inadequate profit, losses, बेटा अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। ये 4 वर्ड बड़े काम के हैं, भूल मत जाना बाबू। बिजनेस रिस्क क्या सिचुएशन है? कहता है किसको बोलते हैं बिजनेस रिस्क? कहता है बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट। बिजनेस रिस्क वो सिचुएशन है जब आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाते हैं। इनएडिक्वेट का मतलब क्या होता है? इनएडिक्वेट का मतलब होता है इनसफिशिएंट,
नहीं नहीं नहीं, इनसफिशिएंट ही होता है बेटा। इनसफिशिएंट मतलब सफिशिएंट ना होना। कहने का मतलब क्या है बेटा, मैंने बिजनेस शुरू करा 5 करोड़ रुपए लगाकर, लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ 5,000 रुपए, सफिशिएंट है? इसे ही बोलते हैं बेटा बिजनेस रिस्क। दुनिया बोलती है बिजनेस रिस्क का मतलब होता है लॉस होना। सर लॉस होना नहीं, अगर प्रॉफिट भी सफिशिएंट नहीं है तो वो भी बेटा बिजनेस रिस्क ही है। बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट, इनसफिशिएंट प्रॉफिट। बेटा सफिशिएंट क्या होता है? ऑल्दो इट इज अ हाइपोथेटिकल टर्म, इट इज अ सब्जेक्टिव टर्म। हर इंसान के लिए सफिशिएंट वर्ड के मायने अलग है, लेकिन मैं समझता हूं कम से कम 10% तो होना ही चाहिए यार। आपने 5 करोड़ लगाए यार, 50 लाख तो साल का प्रॉफिट होना ही चाहिए। आपको प्रॉफिट हो रहा है 5,000, क्या बेटा ये रिस्क नहीं है? बिजनेस रिस्क है। बिजनेस रिस्क हर वो सिचुएशन है जब बेटा आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाएं या लॉसेस ही हो जाएं, और वजह बेटा या तो अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। बेटा अनसर्टेनिटी मतलब लैक ऑफ नॉलेज अबाउट द फ्यूचर, दैट व्हाट विल गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर। समझाने के लिए एक बात बोलता हूं बेटा, गर्मियां चल रही हैं और आपका बिजनेस है बेटा इनर वियर बनाने का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस साल बहुत सर्दियां पड़ेंगी, और आपने बेटा 3 शिफ्ट में काम चला रखा है बेटा इनर वियर का, और बेटा सर्दियां बिल्कुल भी नहीं पड़ी, लॉसेस हो गए। और वजह क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी। ये थोड़ी पता था फ्यूचर में क्या हो जाएगा बेटा। क्या ये बिजनेस रिस्क है? बिल्कुल बिजनेस रिस्क है। या तो बेटा अनसर्टेनिटी की वजह से लॉस हो जाए, या बेटा अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, आग लग जाना, नेचुरल कैलामिटी आ जाना, बाढ़ आ जाना बेटा, ये सब अनएक्सपेक्टेड इवेंट है जो उम्मीद नहीं करी होती बेटा कि ऐसा भी बिजनेस में हो सकता है। आप ठीक ठाक रात को ताला मार के आए बेटा, रात को आग लगी, सारा स्टॉक जल के राख हो गया बेटा, बहुत लॉसेस हो गए। वजह क्या है लॉस की बेटा? अनएक्सपेक्टेड इवेंट। समझ आई बात? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं बेटा। आपने क्या करा, आपने नैरो बॉटम जीन्स स्टोर कर रखी है बहुत, आप बेटा फ्लू जीन्स के डिस्ट्रीब्यूटर हो, नैरो बॉटम जीन्स बहुत बढ़िया है, और अचानक से बेटा बेल बॉटम का फैशन आ गया, लॉसेस हो गए, या बेटा डिस्काउंट पे माल बेचना पड़ा आपको, बस स्टॉक क्लियर करना पड़ा किसी तरीके से, या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट हुए या लॉसेस हो गए। वजह क्या है? अनसर्टेनिटी। पता थोड़ी था बेटा कस्टमर का टेस्ट इतनी जल्दी बदल जाएगा। ठीक है ना बेटा, बात समझ में आई? तो बिजनेस रिस्क वो सिचुएशन है जहां आपको इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो जाते हैं या लॉसेस हो जाते हैं। वजह क्या है बेटा? या तो अनसर्टेनिटी या अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। क्लियर बात? समझ आई बात? चलो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं बेटा, बाय बाय।